नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग विषय पर कि जब आप नरेंद्र मोदी की राजनीति को देखते हैं तो वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाते हैं जिनका नाम आपने सुना भी नहीं। मीडिया में जिस व्यक्ति का नाम सर्वाधिक चल रहा होगा वह व्यक्ति तो सीएम नहीं बनने वाला। कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम आपने पहले कभी सुना ही नहीं। और नॉर्मली अगर वो पहली बार का विधायक है तो उसके सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी राजनीति है क्या, क्या इससे भाजपा को फायदा होगा या आने वाले समय में वह नई कांग्रेस बन जाएगी। चर्चा करेंगे पूरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। विषय को समझने से पहले हमको आरएसएस को समझना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस भाजपा की मां है और आरएसएस कहीं ना कहीं इन सभी निर्णयों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आरएसएस का निर्माण 1925 गेवार ने किया। बाद में 1950 के दौर में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी। आगे चल के इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जुड़ गए। जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था तो आडवाणी जी, अटल जी जेल भी गए। 1970 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ जिसमें भारतीय जनसंघ का विलय हुआ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम से भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अपने आप को अलग करती है। 84 में केवल 2 सीटें प्राप्त होती हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को संजीवनी दी और 1989 में 84 सीटें उनको प्राप्त हुई। और इसी दौर पे एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने सरकारें बनाई। बाबरी विध्वंस के बाद इन सब राज्यों में भाजपा की सरकारें जो है वो सस्पेंड कर दी गई और 1996 में पहली बार भाजपा की तरफ से अटल जी बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। फिर 1998 और 99। लेकिन यह भाजपा एक तरीके से देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर रही थी। लेकिन 2014 में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और यहां से भाजपा का स्वर्णिम काल जो है शुरू हुआ। और इन सब के पीछे आरएसएस का हाथ रहा है। आरएसएस हमेशा सहयोग करता है कि भाजपा देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करे और आरएसएस का जो कोर एजेंडा है उस एजेंडे को भाजपा राजनीतिक माहौल में स्थापित करे। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा आरएसएस का था, भाजपा ने यहां पर उसको पूरा किया। जम्मू कश्मीर में 370 का मुद्दा आरएसएस का था, भाजपा ने यहां पूरा किया। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आरएसएस का था और यहां पर भाजपा ने उसको पूरा किया। तो आरएसएस के कोर एजेंडे को भाजपा यहां पर पूरा कर रही है। ऐसे में हमेशा आपने देखा होगा कि भाजपा जिसको भी मुख्यमंत्री बनाती है वह आरएसएस बैकग्राउंड का होता है नॉर्मली। और वर्तमान स्थिति में आरएसएस लगातार कोशिश कर रहा है कि वह नए चेहरों को सामने लेकर आए। वैसे ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हम कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर अननोन चेहरे को बनाया गया है मुख्यमंत्री। स्वयं नरेंद्र मोदी का नाम इसमें आप आगे रख सकते हैं। जिस समय केशुभाई पटेल का दौर चल रहा था भाजपा गुजरात में, उस दौरान अचानक से नरेंद्र मोदी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री। और नरेंद्र मोदी बन गए मुख्यमंत्री, किसी को उससे पहले उनका नाम नहीं पता था। मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद से लगातार वह चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जब एमपी के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर क्या हुआ कि उमा भारती को रिप्रेजेंट किया गया कि भैया यही हरा सकती दिग्विजय सिंह को। लेकिन उमा भारती को कुछ समय बाद हटाकर शिवराज सिंह चौहान को वहां पर बना दिया गया मुख्यमंत्री। अच्छा, 2000 के दौर में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और वहां पर भी रमन सिंह को आगे कर दिया गया। तो भाजपा हमेशा अननोन चेहरे को आगे करती रहती है और इसमें आरएसएस हमेशा सहयोग करता है कि कोई ना कोई प्रचारक या आरएसएस बैकग्राउंड या एबीवीपी से आया व्यक्ति ही आगे चल के भाजपा की राजनीति को नियंत्रित करे। ऐसे ही यह प्रक्रिया आज भी चल रही, क्योंकि जो उस दौर के छत्रप थे वह धीमे धीमे अब बुजुर्ग हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं 74 साल के हो चुके हैं। उसके अलावा रमन सिंह 72 साल के, शिवराज सिंह चौहान 70 साल के और वसुंधरा जी जो होगी वो भी 72 साल की हो गई हैं। तो ऐसे में भाजपा को भी नए लीडरशिप की आवश्यकता है और इस वजह से आरएसएस, एबीवीपी, इस बैकग्राउंड के नेताओं को लगातार आगे रखा जा रहा है कि आने वाले समय में भाजपा अपना नेतृत्व जो है वो नए हाथों में सौंप सके। इसी क्रम में आपने देखा कि पिछले 10 सालों में कई ऐसे चेहरे आए जो कि पहली बार या तो विधायक बन रहे थे
और या राजनीति में प्रवेश किए थे, उनको भाजपा ने सीएम बनाया। कुछ ऐसे केस हमारे सामने हैं, जैसे कि 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो सीएम बने। उसी दौर में देवेंद्र फडणवीस को भी सीएम बनाया गया। रघुवर दास एक ट्राइबल एरिया में पहली बार ओबीसी सीएम बनाया भाजपा ने। उसका उनको घाटा भी मिला कि 10 साल हो गए, मतलब 2 बार लगातार चुनाव वहां पर भाजपा हार चुकी है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह को बनाया। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी में सीएम बनते। केशव जी का नाम आगे चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां पर सीएम बने। प्रमोद सावंत गोवा, हेमंता बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से आए थे, उनको भाजपा ने यहां पर जो है वो सीएम बना दिया। ये सब चेहरे ऐसे हैं जो कि पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, या हम ये कह सकते हैं कि वह बहुत, योगी जी को छोड़ दे तो कोई बहुत बड़ा चेहरा ये लोग नहीं थे। भाजपा ने इनको सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया। अब नरेंद्र मोदी की यह राजनीति जो है, इसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला तो जो मैंने आपको समझाया कि नए लीडरशिप को तैयार करना, कि आने वाले समय में भाजपा नए हाथों में जाए तो वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो। इसके अलावा जब कोई लीडर पहली बार सीएम बनता है तो वह केंद्रीय नेतृत्व के लिए चैलेंज नहीं होता। जैसे अभी हाल के दिनों में 2 केस समझाता हूं मैं आपको। देवेंद्र फडणवीस 2014 में जब सीएम बनते हैं तो वह कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन उनको जब सीएम बनाया गया तो उनका केंद्रीय नेतृत्व से बहुत टकराव नहीं हो रहा था। लेकिन 2024 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पूरा प्रयास किया कि भैया मुझे ही सीएम बनना है। आप समझिए, जब रिजल्ट आया, ऐसी मेजॉरिटी हुई, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। काफी सारे प्रयास हुए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने से बीजेपी रोक नहीं पाई। सेम चीज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बीच में कई बार खबरें आती कि इनके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। उनको दूर किया जाता है कई सारे फोटो सेशन के माध्यम से। लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चेहरा है और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो चेहरे धीमे धीमे स्ट्रांग होते हैं, वो एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर चैलेंज पेश करते हैं। लेकिन जो चेहरा नया होता है, उन चेहरों से आपको चैलेंज नहीं होता, और नरेंद्र मोदी का जो कद है, उस कद को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपने आपने यहां पर नोटिस किया है कि भाजपा हमेशा नए चेहरों को ही सामने लेकर आ रही है। लेकिन यह सभी चेहरे आरएसएस बैकग्राउंड या एबीवीपी से होकर आए हैं। इस वजह से राजनीतिक समझ इनमें देखने को मिल जाती है। और जैसी राजनीति इस समय चल रही है, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सीधी बात राजनीति से संन्यास लेंगे और उनकी जगह पर कोई नया व्यक्ति देश का पीएम बनेगा, या भाजपा की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार होगा। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, यह सभी चेहरे यहां पर प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। अब जिसमें आरएसएस का सपोर्ट जिसको मिलेगा, वही आगे बढ़ेगा यहां पर। अब कई लोग यह सोच रहे होंगे, क्या देश में ऐसा पहली बार हुआ है? तो नहीं। इंदिरा गांधी जिस समय सुप्रीम हुआ करती थी, पावर हाउस हुआ करती थी, उस दौर में इंदिरा गांधी किसी को भी बुलाकर सीएम बना देती थी। भाजपा में मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं, पर अंतर है आरएसएस का। कांग्रेस के पास कोई मातृ संगठन नहीं था जो कि अपने विचारधारा के लोगों को आगे लेके आए। भाजपा के पास आरएसएस जैसा मातृ संगठन है जो नए और कैपेबल व्यक्तियों को भाजपा में लाता है। इसलिए भाजपा की स्थिति कांग्रेस वाली नहीं होगी, और भाजपा आने वाले समय में भी अपनी राजनीति को काफी हद तक स्टेबल रख पाएगी। लेकिन सीधी तौर पे बात यही है कि नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में अपनी राजनीति में किसी को भी एज अ चैलेंज नहीं देखना चाहते। शायद इस वजह से जो भी नाम बहुत चर्चा में रहता है, उसको यहां पर सीएम अपॉइंट नहीं किया जाता और नए चेहरों को सामने लाया जाता है। उससे एक तीर से 2 शिकार होते हैं। पहला ये कि कोई चैलेंजर नहीं होगा, और दूसरा, वह सरकार अपने अकॉर्डिंग यहां पर चला सकते हैं। एक बात और है, आने वाले समय में नई लीडरशिप यहां पर तैयार हो सकती है। दोस्तों, ये था वीडियो भाजपा की वर्तमान राजनीति का। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।